A wheel has angular acceleration of 3 radian per second square and initial angular speed 2 radian per second. In time t 2 second, it has rotated through an angle. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन में दे रखा है 3 रेडियन पर सेकेंड और इनिशियल एंगुलर स्पीड भी दे रखी है ओमेगा इनिशियल इक्वल टू है 2 रेडियन पर सेकेंड इन टाइम t 2 सेकेंड, टाइम t इक्वल टू दे रखा है 2 सेकेंड और हमसे पूछा जा रहा है कि थीटा कितना रोटेट करेगा। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगाएं तो थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। अरे यहाँ की ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा है 2 इंटू 2 प्लस हाफ अल्फ़ा है 3 इंटू टी कितना है, टी है 2 तो 2 2 जा 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस ये 2 से कट जाएगा तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो 4 और 6 10 रेडियन। थीटा इक्वल टू आ जाएगा 10 रेडियन। तो ऑप्शन नंबर बी। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट ए पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। द रोड इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज रिलीज्ड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड। तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन में निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक ए भी हमारे पास रोड है और ये रोड ए पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो वो मान लेते हैं कि इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है। तो अगर हम टॉर्क लिखना चाहें तो टॉर्क इक्वल टू होता है आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स और दूसरी तरह से हम टॉर्क लिख सकते हैं आई इंटू अल्फ़ा। तो इन दोनों को कंपेयर करें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स और नीचे आ जाएगा आई। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा। अब अगर हम इस रॉड को देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा बीच में, तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा एम इंटू जी। तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर टॉर्क लिखेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये डिस्टेंस हो गई L/2 क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो L है और ये जो सेंटर ऑफ मास है जो वो इसके मिड पॉइंट पर है। तो R परपेंडिकुलर, फोर्स नीचे की तरफ है तो R परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री तो R परपेंडिकुलर हो जाएगा L/2। तो इधर लिख देंगे L/2 और फोर्स है mg के बराबर तो इंटू m इंटू जी और इस पॉइंट के अबाउट इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3। तो इधर आ जाएगा ml²/3। तो यहाँ से m से m कट जाएगा, एक l से एक l कट जाएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 3/2 g/l। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो a tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass M and closed at both the end. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its end with a uniform angular velocity omega. Initial angular velocity में दे रखा है the force exerted by the liquid at the other end. क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक हमारे पास ट्यूब है और इस ट्यूब में m मास का लिक्विड भरा है, m मास का, और हमसे पूछा गया कि इस यहाँ पर ये कितना फोर्स लगाएगा लिक्विड। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम r डिस्टेंस पर गए, यहाँ से मान लेते हैं x डिस्टेंस पर गए और यहाँ पे dx का हमने एक एलिमेंट काट लिया dx लेंथ का। तो ये डिस्टेंस हो गई d इंटू एक्स। तो अगर इस डिस्टेंस का मास लिखें, इस एलिमेंट का मास लिखें तो इसे बोल देंगे छोटा सा मास dm इक्वल टू आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया m/l इंटू इसके डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गई dx। तो मास कैसे लिखा,
छोटा सा मास इक्वल टू यूनिट मास हो जाएगा m इंटू एम बाई एल, और लेंथ हो गई dx, तो m बाई एल इंटू dx इसका छोटा सा मास हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है F इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल। तो उसी तरह से अगर हम छोटा सा फोर्स लिखेंगे dF, तो dF इक्वल टू आ जाएगा छोटा सा मास dm इंटू ओमेगा स्क्वायर, और L कितना है, L है dx, तो इधर आ जाएगा dx। तो इसे जब इंटीग्रेट करेंगे 0 से f तक, और x कहाँ से, x 0 से लेकर l तक, तो x हो गया 0 से लेकर l तक, तो इधर आ जाएगा f इक्वल टू dm कितना है, 0 से लेकर l तक। dm को हम लिख सकते हैं m बाई the moment of inertia of a uniform circular disk of radius r and mass m, एक डिस्क का रेडियस r है और मास m है, about an axis passing through the edge of disk and normal to the disk। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देखें, ये डिस्क, और डिस्क के सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही है परपेंडिकुलर टू द डिस्क, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया आई सेंटर ऑफ मास, तो आई सेंटर ऑफ मास आ गया mr स्क्वायर बाई 2। लेकिन हमें निकालना है इस डिस्क के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो आ जाएगा आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर। तो आई इक्वल टू आ जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास है mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m, और डिस्टेंस ये कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो है रेडियस के बराबर कैपिटल R, तो mr स्क्वायर। तो यहाँ से I इक्वल टू आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर, तो 3/2 mr स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। Two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation if their kinetic energy of rotation are equal। काइनेटिक एनर्जी है इक्वल है, देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी इन दी रेशियो। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि I1 इक्वल टू हमें दे रखा है I, और I2 इक्वल टू दे रखा है 2I, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। इधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों की रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ आई ऑफ 1 इंटू ओमेगा ऑफ 1 का स्क्वायर। उसी तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 हम लिख सकते हैं हाफ आई ऑफ 2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो अगर हम तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो I1 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर, इसमें हम अगर I1 का मल्टीप्लाई कर दें और I1 का डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से इधर I2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू I2 अपॉन I2, क्या किया, ऊपर भी I2 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये बन गया I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन I1 इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, सॉरी I2 का स्क्वायर इंटू, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I2 इंटू ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा I2। एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, तो इधर है I1 इंटू ओमेगा 1, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1 का स्क्वायर अपॉन I1, और इधर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 का स्क्वायर अपॉन I2। तो इधर आ जाएगा L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर इक्वल टू I1 अपॉन I2। तो L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर इक्वल टू I1 कितना है, I1 है I, और I2 है 2I, तो 2I
आई से आई कट गया तो L1 अपॉन L2 आ गया अंडर रूट 1/2 और इसे हम लिख सकते हैं 1/√2। तो 1/√2 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m ग्राम situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L centimeter. The moment of inertia of the system about the line AX perpendicular to AB shown in the figure. तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे m मास रखा है। इस पर भी m, दूसरा मास m यहाँ पर और तीसरा मास m यहाँ पे, और इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है x और a जो एक्सिस दिख रही है x से एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें ए, जो ए पर रखा है, तो इसका हो जाएगा m इंटू इसकी इस ए वाले मास की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है क्योंकि ये इसके ऊपर रखा है, तो 0 का स्क्वायर प्लस इस बी वाले का निकालें तो मास हो गया m इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई l, तो इधर आ जाएगा ml स्क्वायर प्लस सी वाले पार्टिकल का देखें तो m इंटू इसकी डिस्टेंस कौन सी हो गई ये, अब ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। अगर ये l है तो ये हो गया l cos थीटा, l cos थीटा यहाँ की ना, क्योंकि जो एंगल की तरफ वाला होता है वो cos थीटा होता है और उसके जो परपेंडिकुलर वाला होता है वो होता है साइन थीटा। तो इधर आ जाएगा l इंटू साइन थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं l साइन 30, तो ये आ जाएगा l/2, तो यहाँ से आ गया l/2 तो ml स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 4, तो इसे सॉल्व करें 4 × 4 और प्लस 1 5/4 ml स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से। अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग रोलिंग कर रही है एक बॉल। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज के, रेडियस ऑफ गायरेशन के दे रखा है। इफ रेडियस ऑफ बॉल वी आर देन फ्रैक्शनल टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बॉल है जो विदाउट स्लिपिंग रोलिंग कर रही है जिसकी रेडियस ऑफ गायरेशन के है और उसकी रेडियस आर है, तो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हम निकाल सकते हैं हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल में दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसलेशनल को हम लिख सकते हैं हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। इसे लिखना चाहें तो ये आ जाएगा हाफ आई इक्वल टू होता है आई इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर, तो हम आई को लिख सकते हैं एम इंटू के स्क्वायर इंटू वी ओमेगा इक्वल टू होता है b/r। जब प्योर रोलिंग होती है तो ओमेगा इक्वल टू होता है b/r, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अरे यहाँ की ना, और इधर आ जाएगा हाफ एम के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कैसे लिखा है? ऊपर जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पे नीचे लिख दिया, प्लस 1/2 एम बी स्क्वायर इंटू, अगर हम यहाँ पे आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर का डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
तो ये हमने क्यों किया अभी समझ आएगा। ये इसलिए कि किया ताकि ऊपर इधर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर नहीं है, तो हमने आर स्क्वायर बना लिया ताकि इधर कॉमन मिलके कट जाए। तो इधर आ जाएगा हाफ एम के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन हाफ एम के स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ की ना प्लस इधर कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन मिल जाएगा हाफ एम के स्क्वायर, के नहीं मिलेगा यहाँ पे कॉमन, हाफ एम बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और इधर बच जाएगा के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अरे यहाँ की ना, तो ये कट जाएगा पूरा, हाफ एम बी स्क्वायर आर स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इधर बच गया के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यही आंसर आ जाएगा, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। A round disk of moment of inertia I2 about an axis perpendicular to its plane and passing through its center is covered over another disk of moment of inertia I1 rotating with angular velocity omega about the same axis. Final angular velocity of the combination of the disk. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक डिस्क है हमारे पास, कुछ इस तरह की डिस्क है और इसके जो सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही और इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 और इसकी एंगुलर वेलोसिटी में दे रखी है ओमेगा 1 और इसके ऊपर एक दूसरी डिस्क रख दी गई, ये दूसरी डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2 और ओमेगा इसका नहीं है, ओमेगा है 0। तो अगर जैसे हमने एक डिस्क है हमारे पास और इस डिस्क को हमने इसके ऊपर रख दिया और कुछ इस तरह से रखा कि इन दोनों की एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेम है, तो ये जो ऊपर हमने डिस्क रखा है वो डिस्क इस नीचे वाले डिस्क पे लगाएगा नीचे की तरफ फोर्स, और नीचे की तरफ अगर फोर्स लगाएगा तो नीचे वाले डिस्क पे कोई टॉर्क नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ठीक पैरेलल फोर्स लगी। अगर टेंजेंशियल फोर्स लगती तो इस पर टॉर्क आता, पैरेलल फोर्स लगी तो इस पर टॉर्क नहीं आएगा। और अगर टॉर्क इक्वल टू 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, इसका मतलब एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। अरे यहाँ के ना टॉर्क लग नहीं रहा, टॉर्क इक्वल टू 0 है और अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, एल इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा। अरे यहाँ के ना, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I1 इंटू ओमेगा 1 प्लस इसका तो लिख दिया हमने, इसका कितना हो, इसका ओमेगा है 0 तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा। अगर फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखें तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1 प्लस I2 और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा फाइनल हो जाती है। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल इक्वल टू आ जाएगा I1 ओमेगा 1 अपॉन I1 प्लस I2। तो I1 ओमेगा 1 अपॉन I1 प्लस I2, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। Consider a system of two particles having mass m1 and m2. If particle of mass m1 is pushed toward the center of mass through a distance d, by what distance should the particle of mass m2 be moved so to keep the center of mass of particle at the original position? तो क्वेश्चन में क्या दे रखा कि दो पार्टिकल हैं हमारे पास, एक है m1 और दूसरा है m2। तो इस दोनों पार्टिकल का कहीं सेंटर ऑफ मास आया होगा, मान लेते हैं यहाँ पर आया। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि m1 पार्टिकल को d डिस्टेंस मूव किया गया है सेंटर ऑफ मास की तरफ, तो m2 को कितना मूव किया जाए, मान लेते हैं x मूव किया जाए, तो ये सेंटर ऑफ मास जो है वो यहीं पर रहे। तो सेंटर ऑफ डेल्टा x चेंज इन सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 इंटू चेंज इन सेंटर ऑफ
चेंज इन पोजीशन ऑफ x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास चेंज होना नहीं चाहिए, तो ये आ गया 0। तो यहाँ से आ जाएगा m1 डेल्टा x1 इक्वल टू माइनस m2 डेल्टा x2। तो m1 क्या है, m1 है m1 और डेल्टा x1 है d इक्वल टू माइनस m2 और डेल्टा x2। डेल्टा x2 कितना आ जाएगा, डेल्टा x2। तो यहाँ से डेल्टा x2 हम निकाल सकते हैं। डेल्टा x2 आ जाएगा माइनस का m1d अपॉन m2। तो ऑप्शन नंबर m1d अपॉन m2, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये माइनस का इसलिए आ रहा है कि अगर हमने d को इधर मूव किया और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो जो दूसरा वाला मास है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तभी ये सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे रहेगा। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega. Four objects each of mass m are kept gently to the opposite end of the two perpendicular diameter of the ring. The final angular velocity. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक रिंग है हमारे पास, और ये जो रिंग है वो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। लेकिन इसमें क्या किया गया कि इसके दो परपेंडिकुलर डायामीटर, तो ये मान लेते हैं दो परपेंडिकुलर डायामीटर हैं और इसके चारों पॉइंट पर, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, चार एम मास रख दिए गए, एम 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 और एम। तो इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं हो गया ओमेगा फाइनल। तो ये इसकी ओमेगा फाइनल निकालना है। तो ऐसे बहुत सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि जब ऊपर से नीचे ऐसे मास रखेंगे तो इनका फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो इस पर टॉर्क नहीं लगेगा, और टॉर्क अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब है इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल होगा आई इंटू ओमेगा इनिशियल, आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल। उसी तरह से एल फाइनल को हम कैसे लिख सकते हैं, आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। तो ये आ जाएगा आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर, और ओमेगा इनिशियल है तो ओमेगा इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर प्लस 4 जो मास है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 4 इंटू स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, तो इंटू ओमेगा फाइनल। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से कट गया, तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू आ गया कैपिटल एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 4 इंटू स्मॉल एम। तो कैपिटल एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 4m, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। A circular disc is to be made using iron and aluminum. To keep its moment of inertia maximum about its geometrical axis, it should be so prepared that. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक डिस्क हमें बनानी है, एक डिस्क बनानी है हमें कुछ इस तरह से, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो इसकी एक्सिस के अबाउट वो आई मैक्स हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बनाना आई मैक्सिमम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम इंटू आर स्क्वायर। अरे यहाँ की ना, तो अगर जो इसमें बोला गया है आयरन और एल्यूमिनियम,
आयरन की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और एल्युमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो मास जो होगा वो अगर ज़्यादा दूर हो, रेडियस अगर उसकी ज़्यादा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मतलब जो हैवी मास है वो दूर होना चाहिए। हैवी मास कौन सा होगा? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा है आयरन की, इसका मतलब है कि अंदर की तरफ हम एल्युमिनियम का बना दें और बाहर की तरफ आयरन का बना दें, तो आयरन की जो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आयरन का मास भी ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होगा, दूर होगा, उसकी रेडियस भी ज़्यादा होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है बाहर की तरफ होना चाहिए आयरन और अंदर की तरफ होना चाहिए एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम इज एट द इंटीरियर एंड आयरन सराउंडेड, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। A solid sphere of radius r is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force F is applied at height h from the lowest point for the maximum acceleration of center of mass. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक सॉलिड स्फेयर है हमारे पास, तो और इसके ग्राउंड से एच हाइट पर फोर्स लगाया गया है। एच ये हाइट हो गई और यहाँ पे फोर्स लगाया गया है एफ। तो अगर इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कराना हो तो ये एच की वैल्यू बतानी है कितनी होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है एफ बाई एम। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एफ बाई एम। इसमें एच की तो कहीं इसमें एच तो है ही नहीं कहीं, अगर एच नहीं है तो इसका मतलब फोर्स कहीं पर भी लगे एक्सेलरेशन हमेशा होगा एफ बाई एम, हाइट पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक्सेलरेशन विल बी सेम वॉट एवर एच में भी, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। A disk is rotating with angular velocity omega. If a child sit on it, what is conserved? क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक डिस्क है और ये ओमेगा से घूम रही है और एक बच्चा आया इसके ऊपर बैठ गया। तो जब बच्चा बैठेगा इसके ऊपर तो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसमें टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा। एक्सटर्नल जो टॉर्क लगेगा वो जीरो होगा, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम फाइनल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इनिशियल। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा इसमें, तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी इसलिए कंजर्व नहीं होगी क्योंकि इसका मास चेंज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका मास चेंज हो जाएगा। जो बच्चा ऊपर आके बैठ गया है उसका भी कुछ मास है, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। A wheel of bicycle is rolling without slipping. Rolling without slipping on a level road. The velocity of center of mass is b cm. Then true statement is velocity of point A is 2 bm and velocity of B is 0. तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो अगर हम B पॉइंट की बात करें, B पॉइंट को एक सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास जो है आगे की तरफ जा रहा है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो हर पॉइंट को मिल जाती है। इसे भी मिलेगी, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसे भी मिलेगी, यहाँ पे होगा उसे भी। तो जो बी पॉइंट है उसे भी आगे की तरफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगी। लेकिन ये रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो इसकी रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी। तो इस पॉइंट पर ये पार्टिकल पीछे की तरफ जाना चाहेगा। जैसे ये अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये पार्टिकल पीछे की तरफ जाना चाहेगा, और पीछे की तरफ उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर। और प्योर रोलिंग में ओमेगा इक्वल टू होता है बी बाई आर। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं बी बाई आर और ऊपर आर है, तो ये होता है बी सेंटर ऑफ मास। तो इधर भी आ जाएगा बी सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम बी पॉइंट की बात करें, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, तो इधर की तरफ क्या है? बी सेंटर ऑफ मास, और इधर क्या है? इधर भी है बी सेंटर ऑफ मास। तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बी पॉइंट जो है वो रेस्ट पर होगा किसी इंस्टेंट पर, जब वो बिल्कुल जस्ट नीचे होगा। उसी तरह अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो एक तो इसे आगे की तरफ मिलेगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा ये कुछ इस तरह से घूम रहा है तो इसे रोटेशनल वेलोसिटी भी मिलेगी। रोटेशनल वेलोसिटी इधर आएगी ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा इक्वल टू होता है बी सेंटर ऑफ मास बाई आर इंटू आर।
तो आर आर कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा वेलोसिटी 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ए पॉइंट की हो गई 2 VCM और बी पॉइंट की क्या है 0। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज 2 VCM एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज 0। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ABC is a right angle triangular plate of uniform thickness. These sides are AB greater than BC as shown in the figure. L1, L2, L3, I1, I2, I3 are moment of inertia about AB, BC and AC respectively. Then which of the following relation is correct? अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो I इक्वल टू होता है mr स्क्वायर। और यहाँ के ना तो मास जितना दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उतना। तो अगर हम साइड की बात करें तो साइड है ए बी ग्रेटर देन बी सी। और यहाँ की ना ए बी ग्रेटर देन बी सी और ए सी तो सबसे बड़ी होगी क्योंकि ए सी है हाइपोटेनस। तो अगर हम ये साइड ले लें सबसे बड़ी तो इसके पास मास सबसे ज़्यादा होगा, दूर इससे थोड़ा कम होगा। तो इसका मतलब है जितनी बड़ी साइड होगी उसके पास मास कम होगा। तो जिसके पास मास कम होगा उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। इसका मतलब है आई ए सी इज लेस देन आई ए बी इज लेस देन आई बी सी। तो और आई बी सी क्या है, आई बी सी I2 इज ग्रेटर देन आई ए बी। आई ए बी क्या है I1 और इज ग्रेटर देन I3। तो I2 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I3। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। 3 identical metal balls each of radius r are placed touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed with the centers of 3 balls joined the center of mass of the system। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो अगर हम ये देखें तो इसे ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे अगर हम एक मास रख दें m, तो इसका जो मोमेंट सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके ये मीडियन अगर हम डालें तो मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होता है। तो उसी तरह से ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे 3 मास रखे हुए हैं। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कुछ यहाँ पर आएगा और ये जो होगा वो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं होगा। सेंटर ऑफ वन ऑफ द वॉल ये भी नहीं होगा। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ एनी 2 वॉल ये भी नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑप्शन नंबर डी आएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट ए टेंजेंट टू इट्स रिम इन द प्लेन इज। क्वेश्चन में क्या है कि एक डिस्क है हमारे पास और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट। तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और अंदर की तरफ मान लेते हैं जेड एक्सिस। तो बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगा आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई बाई। आई जेड क्या होगा? रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, लेकिन हमें दे रखा है डिस्क तो इधर आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आई एक्स और आई बाई दोनों सेम होंगे क्योंकि वो प्लेन ऑफ डिस्क में है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 आई वाई। तो यहाँ से आई वाई अगर हम लिखना चाहें तो आई वाई इक्वल टू आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 4। और यहाँ की ना आई वाई हमें मिल गया mr स्क्वायर 4, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर बाई 4, लेकिन हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगा आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर। तो आई इक्वल टू आ गया mr स्क्वायर कितना है, सॉरी आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास है mr स्क्वायर बाई 4। तो ये आ गया mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 5 बाई
4 mr स्क्वायर, और यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।